हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2 केमिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर में। हम लोगों ने कल लेक्चर 1 फिनिश कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात है, जहाँ पे हमने 8th और 9th ग्रेड की कुछ चीज़ें जो थी वो फिर से रिकॉल की थी एज द चैप्टर वाइज। उसके बाद आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें रहेगा थोड़ा सा अलग, क्योंकि हमने बेस तो देख लिया था, ठीक है। अभी हम लोगों को कुछ नई नई चीज़ सीखनी है, हालांकि उतनी भी नई नहीं है, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है ना। देखो बेटा, आपको पता है कि केमिस्ट्री विदाउट फिजिक्स इज नथिंग, और ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज इन फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली बेटा क्या है, फिजिक्स आया, ओके, दैट्स व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, फिजिक्स आया। तो ये जो फिजिक्स आया है इसके अंदर तो बट ऑब्वियसली मेजरमेंट्स भी होंगे, क्वांटिटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लेते हैं, क्या क्या उनके यूनिट्स होते हैं, क्या उनके कन्वर्जन्स होते हैं। ये बेसिक फंडा हम आज देखने वाले हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी तो आप सीधी सी बात है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। इतना डिटेल में तो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फिजिक्स के अंदर चैप्टर 2 जो है वो ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है रिगार्डिंग द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो वो जब चैप्टर करेंगे तो आपको उसमें हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में हमें सिर्फ मोटा मोटा पोर्शन देखना होगा जो कैलकुलेशंस के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। तो मैं हूँ आपके एडुकेटर सपना अडवाणी, आप देख रहे हैं आप ही का ही चैनल। शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखते हैं कि क्या है यूनिट्स। अब देखिए टॉपिक एक्चुअली क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हमारा जो कल का लेक्चर था बेटा उसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, याद आ गया, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, मतलब कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। हमने एग्जांपल लिया था H2O का, ठीक है। तो H2O ही है, बट सॉलिड फॉर्म में बर्फ कहेंगे, लिक्विड फॉर्म में वाटर कहेंगे, और गैस फॉर्म में वेपर कहेंगे। ये हमने कल के फॉर्म में देखा था। तो उसके अंदर क्या था, कॉम्पोजिशन H2O इज सेम। तो अब यहाँ पर अगर आप खुद सोचिए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप आइस को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, सॉलिड आया, मतलब आप बोलोगे कि 1 किलो आइस दीजिए, ठीक है, 1 किलोग्राम, ओके, 1 किलोग्राम 100 ग्राम। जो लोग बाहर रेफ्रिजरेटर जिनके पास नहीं होता वो इस तरीके से, पता है, वो एक थर्मोकोल का पूरा बॉक्स होता है ना, आइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें लोग जो है वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर हम यही, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, लीटर, मिलीलीटर, ओके, किलोलीटर, यही अपन यूज़ करते हैं ना टर्म्स, ठीक है। तो जने हम लोग लीटर बोलते हैं, पानी, दूध, कुछ भी आप जो माप रहे हो उसको हम लीटर में ले लेंगे। अब अगर गैशियस फॉर्म हो गया तो वो उसका फॉर्म अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी स्टेट ऑफ मैटर्स चेंज होते हैं तो बेस्ड ऑन दैट उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब जैसे सॉलिड अगर मार्कर का भी बोलूँ तो इसमें मैं ये बोलूँ कितना इसका वजन है, ठीक है, मास कितना है। तो यहाँ पर हम टर्म्स का यूज़ करते हैं, मास, किलोग्राम, ये जो मैंने अभी बताया वो तो यूनिट्स हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जैसे ये मैंने बोला कि ये जो है वो समझो 100 ग्राम का है, तो मास हुआ नहीं है इसका, ये इसका मास हो गया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम, आप कह रहे हो कि ये 1 लीटर की बॉटल है, मतलब कि इसके अंदर 1 लीटर पानी आ जाएगा, तो उसका वॉल्यूम हो गया, कैपेसिटी हो गई कि कितना पानी वो होल्ड कर सकता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हम हमारे आसपास यूज़ करते हैं, हमारे रेगुलर लाइफ में काफ़ी हम इसका यूटिलाइज करते हैं, तो दीज आर नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि फिजिकली जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट मेजरमेंट्स आर कंसिडर्ड एज द एंड दैट टर्म आर कंसिडर्ड एज द फिजिकल क्वांटिटीज़। एम आई क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम लेते हैं, ठीक है। मिल्क मैंने कहा हम लोग लीटर्स में लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे हम लोग क्लोथ, ठीक है, अगर हम ऐसे कच्चा, ओके, कच्चा क्लोथ अगर हम खरीदते हैं तो उसमें हम जैसे मापते हैं, ओके, कि ये 10 मीटर का है, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी मेजरमेंट्स हम करते हैं। अब क्या होता था बेटा, बेसिकली ये चीज़ें आने के पीछे रीज़न क्या है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये रीज़न ना आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे से दिखेगा जब आप चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ओके, तो पहले ऐसी कोई यूनिट्स होती नहीं थी। सपोज आप सोचो कि 16th और 17th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस टाइम ऐसी कोई यूनिट्स नहीं होती थी, तो जो चीज़ें खरीदनी होती थी यहाँ क्या, तो कैसे खरीदेंगे, ठीक है, कैसे होता था। तो उस टाइम पे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि कैसे कैसे खरीदें, तो भाई यहाँ तो बार्टर सिस्टम होता था,
ठीक है। अब आपने ये एसएस में देखा होता है कि कुछ चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ, उसके बदले में आप मेरे को देंगे क्वांटिटी। अगर कुछ पता नहीं है, ठीक है, अपने को एक मुट्ठी भर चावल है, मुट्ठी भर चावल हमने सामने वाले को दे दिया, उसने मुट्ठी भर गेहूँ हमको दे दिया। ये समझ के चलो कि दो दोस्त हैं, एक की गेहूँ की खेती और एक की चावल की खेती है, ठीक है। तो उसने एक ने चावल मुट्ठी भर लिया और उसको दे दिया, और एक ने जो गेहूँ है वो मुट्ठी भर लिया और अपने फ्रेंड को एक्सचेंज, इससे उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो जो दोनों आदमी हैं उनका कद काठी सेम हो, ठीक है। हो सकता है कि एक नॉर्मल हाइट का हो, ठीक है, पतला सा हो, दुबला सा हो, तो उसका हाथ भी छोटा सा ही होगा। एक जो उसका दोस्त है वो 6 फुट का हो, ठीक है, तो वो 6 फीट के हिसाब से ऑब्वियसली उसका हाथ भी काफ़ी लार्ज होगा, तो उसमें जो गेहूं की मुट्ठी आएगी, ठीक है, जो फीस में जो गेहूं आएंगे वो उसी क्वांटिटी से ज़्यादा ही होंगे। बात आई समझ में? तो इसका मतलब कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। ओके, जब आप अगेन जब हम लोग से बहुत छोटे होते थे ना, तो मैं अपने भाई को ऐसे देखती थी, वो जब क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो जब वो क्रिकेट का पिच जो पूरा बनाते थे, ठीक है, जो उनका था ग्राउंड, तो वो पता नहीं ऐसे बोलते थे, ठीक है, कि है ना 22 कदम चलो, एक स्टेम यहाँ पे, स्टैम्प जो होता है वो यहाँ पे होगा और दूसरा जो है वो 22 कदम चलने के बाद होगा। तो इस तरीके से वो करते थे। अब फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसको जो है वो ऐसे गज में काउंट करते हैं, जिसको यार्ड कहते हैं, ठीक है। तो 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट होता है। तो अभी अगर हम उसको लेके चलें भी, दिमाग में ये चले कि 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट, ये अभी कैलकुलेशन के थ्रू आया। बट अगर उस टाइम में जब मेरे भाई ये जब क्रिकेट खेलते थे उनके दोस्त, और जब मैं उनको देखती थी, तो ऐसा होता था कि भाई जो लंबा वाला है लड़का, उसके तो जो फुट होगा, ठीक है, वो तो काफ़ी लंबा होगा, तो उसके हिसाब से अगर वो 22 कदम चलता है और फिर जाके वो वहाँ पे स्टैम्प रखता है, तो इसका मतलब कि जो पिच होगी, जो लेंथ होगा वो ज़्यादा हो गया उसका, ठीक है। और अगर कोई कम हाइट वाला होगा तो कम हो गया। तो अगेन यूनिफॉर्मिटी नहीं आई। बात पकड़ में आ रही है, ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो बेसिकली ये क्वांटिटीज लाने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि कैलकुलेशन जो थी वो काफ़ी वेरिड हो रही थी, ठीक है। सही तरीके से कोई भी कैलकुलेशंस हम नहीं कर पा रहे थे, कहीं पर भी कुछ लेन देन वाली चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करना है। तो उसके सिलसिले में ये सारी कैलकुलेशंस आई, ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ आई और इन क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका आया। अगेन ये सब हम फिजिक्स में चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में देखेंगे, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आया भी क्यों, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात अगर हम लेके चलते हैं, तो दूसरी बात ये है ना कि अगर हम ये करते हैं कि चलो क्वांटिटीज़ तो आ गई, अब क्या था, हर एक कंट्री की भाषा अलग, ठीक है, हर एक कंट्री के जो रूल्स हैं वो अलग, तो हर जगह पे अलग अलग कैलकुलेशन आने लगा। जैसे कि मैं एक बात करती हूँ, जैसे कि हम लोग इंडिया में, ठीक है, हम लोग इंडिया में टेम्परेचर को सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, पता है ना, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, पर ये बोलते हैं। यूएसए में टेम्परेचर को केल्विन में यूज़ करते हैं, सॉरी फ़ारेनहाइट में, ओके, फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं। तो यूएसए में फ़ारेनहाइट और इंडिया में सेल्सियस। अब बताओ, अब कैसे, अब कैलकुलेशन तो कर सकते हैं हम लोग, बट इन दोनों को हम लोग सेम कैसे करें? कैसे बोले कि हम कैसे कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट लाइक फ़ारेनहाइट? आई बात समझ में? तो फिर दिक्कत आने लगी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ ना कि कंट्रीज़ के बीच में मेल मिलाप अच्छा हो गया, ठीक है। प्रोग्रेस करने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिलते रहते थे, प्लान बनाना, ये करना, आपको पता ही डेवलपमेंट के हिसाब से कैसा होता है, ऐसे हमने किया भी है। तो इस हिसाब से उनका जो था वो मिलना जुलना शुरू हो गया था। अब दिक्कत वही आ गई कि तुम्हारी कंट्री में ये, हमारी कंट्री में ये, तो हम कैसे करें? तो फिर उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स दैट मीन्स कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं, इन शॉर्ट एसआई यूनिट्स, ठीक है। अब आपने एसआई यूनिट्स काफ़ी सुने भी होंगे इन द लोअर क्लासेस, मीनिंग शायद आपको नहीं पता होगी। तो ये होते हैं हमारे एसआई यूनिट्स। तो उन्होंने कहा कि एसआई यूनिट्स दैट मीन्स कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये यूनिट्स आपको हर जगह सेम मिलेंगे, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, ताकि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अब कोई आंसर का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो उसमें से उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स निकाले। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या होता है कि जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, उनका यूनिट इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर आधार नहीं रहेगा। ऐसे 7 यूनिट्स निकाले। आइए देखते हैं हम लोग वो क्या यूनिट्स हैं। तो जैसे कि पहला आया फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी में जो हम पहला देखते हैं वो लेंथ, ठीक है, आम सी बात है, चीज़ों को मेजर करना, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि आपके पास आपका जो रूम है, ठीक है, उस रूम का लेंथ आप देखो कितना, तब इंची टेप लेके खड़े हो जाओगे, ओके, या मैनी मोर टाइम्स, मैनी मोर वेज यू हैव। तो उस तरीके से लेंथ, तो लेंथ का हमने सिंबल क्या दिया, एल दिया। मेजरमेंट के लिए क्या लिया, मीटर। अपने को किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, होते हैं ना, ठीक है, अपन ने इसको यूज़ किए हुए हैं। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड के फॉर्म में हमें क्या यूज़ करना है, मीटर यूज़ करना है, सिंबल हम लेंगे उसका एम। फिर बात करते हैं हम लोग मास की। अब मास मतलब वजन, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का वजन करना है तो उसके लिए ऐसे यूनिट क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम, और मास का सिंबल है एम, ठीक है। अब जैसे कि ये है मेरा मार्कर और इसको मैं वजन करती हूँ, मैं को ये कह रही हूँ कि ये तो 100 ग्राम ही है, ज़्यादा नहीं है। अब मेरा ये हल्का फुल्का इसके लिए ग्राम में, बट फिर मुझे अगर इसका कैलकुलेशन करना है किसी भी तरीके से इस मार्कर के हिसाब से, तो मुझे इसका मास जो है वो ग्राम से कन्वर्ट करना पड़ जाएगा किलोग्राम के अंदर। कन्वर्जन बता देती हूँ कैसे होगा, बट आपको एक जस्ट आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। बात पकड़ में आई इतनी। फिर हम बात करते हैं टाइम, स्मॉल टी, ठीक है, सेकंड्स में यूज़ करते हैं हम लोग, मिनट में नहीं, आवर में नहीं, अगर होता भी है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर, ठीक है। टेम्परेचर का टी, केल्विन, ओके, डिग्री सेल्सियस नहीं, बहुत सारे बच्चे डिग्री सेल्सियस लिख के आते हैं क्योंकि हम लोग जनरली इंडिया में उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट नहीं, हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में केल्विन का यूज़ करना है। अगेन ये 9th ग्रेड में आपको आया होगा, आया ही है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन, वो था हमारे पास, बता देती हूँ मैं, टेंशन मत लेना। फिर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि देखो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हमने ये देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट कर लिया और एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है, तो क्या अमाउंट वो का वो आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है, या जो हमारा प्रोडक्ट निकला वो कितना अमाउंट निकला, ओके। तो ईच एंड एवरीथिंग, तो वो जो अमाउंट निकालना होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम लोग एन यूज़ करते हैं सिंबल। यूनिट क्या होता है, मोल। अगेन ये 9th में आपने रीड किया होगा मोल के बारे में, ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है MOL। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, इसका होता है कैंडिला और CD, ठीक है। अब अगर हम लोग स्पेसिफाई केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको मास ज़्यादातर आएगा क्योंकि चीज़ों को अपन को वजन करना है, ठीक है। टाइम हम लोग बहुत कम करेंगे, बट बहुत कम, क्योंकि टाइम ज़्यादा फिजिक्स के लिए यूज़ करते हैं ना हम लोग, कि इस टाइम के हिसाब से क्या क्या हुआ था, स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, तो हम लोग टाइम रेस्पेक्ट ज़्यादा फिजिक्स में बात करते हैं। टेम्परेचर, ओके, सीधी सी बात है, आने ही वाला है, ठीक है, ये आ गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो आपको आएगा ही। करंट भी आएगा, अगेन बहुत कम, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शंस के दौरान, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ, चलो चांसेस है फिर भी, ज़्यादा नहीं। तो बेसिक अगर हम कहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री पे ही फोकस करो तो आपके पास मास, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेहद यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा इन्हीं तीनों का यूज़ होने वाला है, तो इन तीनों को बड़े ध्यान से दिमाग में बिठा दीजिएगा। आगे भी यूज़ होंगे क्योंकि हम फिजिक्स और इन सबको तालमेल जोड़ के करते ही जाएंगे, तो बाकी सारे उसमें ज़्यादातर यूज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि कितने यूनिट्स हैं, दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वाले मैम कैसे बोलते हैं हम लोग, चलो एग्जाम्पल लेती हूँ, आपने सबने यूज़ किया हुआ है। देखो जैसे हम बात करते हैं स्पीड, ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9th में देखा था। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होता है लेंथ, ठीक है, कितना डिस्टेंस चले, लेंथ अपन बोलते हैं ना, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, जो भी है, ठीक है, तो लेंथ आया उसके अंदर। अब डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है बेटा, सेकंड। तो इसका मतलब कि SI यूनिट जो फिजिक्स कह रही हूँ, सॉरी, जो स्पीड की आई वो क्या आई, वो आई मीटर पर सेकंड, ओके, मीटर पर सेकंड कैसे करके लिख सकते हो। तो दैट मीन्स कि स्पीड की जो हमने यूनिट बात की वो कैसी है, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, ये इसको हम कौन सी कहेंगे, डिराइव, क्योंकि हमने इसको डिराइव किया है, हमने खुद ने इसको बनाया, दैट इज़ अ डिराइव्ड यूनिट। बात पकड़ में आई, पता चला हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की यूनिट्स का अभी डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट से आया, टाइम इंडिपेंडेंट से, मतलब स्पीड जो है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, उसके अलावा तो वो ऐसा यूनिट हम उसका बना नहीं सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके के यूनिट्स को हम डिराइव्ड कहेंगे, विच आर द डिपेंडेंट, और ये यूनिट्स को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल, दैट मीन्स कि दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया बेटा, अच्छे समझ में आ गया, ओके, इतना हम नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे कन्वर्जन्स में, थोड़े बहुत कन्वर्जन्स देख लेते हैं कि किसका क्या कन्वर्जन होता है, ओके। तो जस्ट नोट डाउन द थिंग्स।
आई बच्चों, अभी हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे जो स्पेशली केमिस्ट्री में बड़ा काम आने वाली हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। ओके, अब देखिए टेम्परेचर में जैसे मैंने कहा हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट तो केल्विन है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, नो डाउट। बट बेसिकली हमारे पास 3 यूनिट्स होती हैं, एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होती है केल्विन। ये 3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब इनका रिलेशन क्या है, देखिए अगर हम ये बात करते हैं कि डिग्री सेल्सियस का, तो अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसकी जो भी वैल्यू है आप उसको 273.15 से प्लस कर लेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, क्योंकि हमें कन्वर्जन चाहिए होगा इसके अंदर। तो जैसे कि एक एग्जांपल भी ले लूँ मैं कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस कह रही हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा केल्विन के अंदर। तो आप क्या करोगे, केल्विन का जो टेम्परेचर है उसमें डिग्री सेल्सियस के जो 25 प्लस 273.15 प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 298.15 केल्विन आ गया, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई, इजी, ठीक है। आगे नीचे 9 में देखी थी हम लोगों ने। दूसरा रिलेशन देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, ठीक है, क्योंकि फ़ारेनहाइट और केल्विन का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर हमें निकालना होगा तो पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन के अंदर। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/9 F - 32, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं देन केल्विन के अंदर। हालांकि इतना लंबा आएगा नहीं, जनरली हमारे पास सेल्सियस के फॉर्म में आते हैं तो हम केल्विन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी इन केस अगर कुछ आ जाता है तो वी शुड बी अवेयर कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि फ़ारेनहाइट मैं 59 डिग्री फ़ारेनहाइट ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9, फ़ारेनहाइट की जगह 59 - 32, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में 5/9 इंटू 59 में से 32 गया, कितना बच जाएगा, 27, ओके। 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया बेटा। अब अगर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बस इस डिग्री सेल्सियस को 15 को मतलब आपको 273.15 में प्लस कर लीजिए, तो ये टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288.15 केल्विन। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन, जो ज़्यादातर हम लोग को करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में याद करना, हम लोगों को टेम्परेचर केल्विन में ही लेना होगा, ठीक है। अब उसके अलावा कोई टेम्परेचर का डिग्री मतलब जो रहता है यूनिट्स, वो आप नहीं ले सकते हैं। नाउ एक नोट, ठीक है, आपको बता देती हूँ, जो आप याद कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं वहाँ लिख देती हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए, ये नोट मैंने आपको जैसे बता दिया है। जैसे कि हमारे पास 3 टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट, हम इसको आइस, जो हमारा वाटर है उसी को ही हम लोग स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। तो वी नो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, या फ्रीजिंग पॉइंट आप कुछ कह दो, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, ये हम लोगों को बहुत बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हैं, ओके। बट यही पे अगर केल्विन की बात करेंगे तो तब आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या लिखोगे, या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मैं फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख देती हूँ, FP, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो क्या हो जाएगा, 273.15, और 100 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, 373.15। अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप फटाफट से हटाकर लिख सकते हो कि अच्छा ठीक है, हम लोगों को सेल्सियस दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यू कैन इजीली राइट 373.15 केल्विन, ओके। तो इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा और कुछ नहीं। और इतना तो हम लोगों को भाई 11th साइंस हम लोग, तो इतना तो हमें आना ही चाहिए और इतना हमें दिमाग में बिठाने ही पड़ेंगे पॉइंट्स। तो ये मैंने आपको जो कन्वर्जन बताया वो मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो मैं साइड हो जाती हूँ, जस्ट नोट इट डाउन अच्छे से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट क्या ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम ले लेते हैं यहाँ पर मास। अब मास में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, ये हमने अभी भी देखा, ओके। तो आपको ज़्यादातर ग्राम में आ सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ आने नहीं वाला कम में। तो वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम,
ठीक है, ये इतना ही है, इसमें कन्वर्जन इतना ही है और कोई कन्वर्जन इसके अंदर हमारे सिलेबस के दौरान नहीं है। ठीक है, फिर हम एक और देख लेते हैं, लेंथ देख लेते हैं हम लोग। अब SI यूनिट जो है लेंथ की वो है मीटर, हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ओके, वो है मीटर। SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। क्लियर है ये हम लोगों को। अब बेसिकली मीटर जो है ना, भले वो SI यूनिट स्टैंडर्ड है, बट क्या होता है ना कि हम लोग अगर बहुत छोटी चीज़ों को मेजर करेंगे तो ये बहुत लार्जर क्वांटिटी की तरह आ जाएगा, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी कांट यूज़ डायरेक्टली मीटर। ठीक है, क्यों, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, अभी हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस। अब आपसे पूछें कि इसका रेडियस निकालो, एटॉमिक रेडियस निकालो, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो उसका आउटर शेल्फ होता है वहाँ तक का अपने को मेजरमेंट। अब खुद सोचो, हम लोग एटम, हाइड्रोजन एटम को देख ही नहीं पा रहे हैं, नेकेड ऐसे देख नहीं पाते, मतलब इतना छोटा है। अब इतना छोटा है, उस छोटे में भी हमें उसका लेंथ निकालना है, तो क्या मीटर कोई काम का रहेगा उसके अंदर? ओके, बेसिकली इतना लंबा तो हम नहीं ले सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना है, बट हमें कुछ अलग कन्वर्जन्स बताने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर आप लोगों को जो आता है ना लेंथ का, वो आता है एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में और पिकोमीटर में। ठीक है, ये 3 में आता है। मैं लिख देती हूँ इसको, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर। ये 3 में ज़्यादातर मेजरमेंट्स हमने को आते हैं। ठीक है, अब इनका क्या कन्वर्जन है? बड़ा आसान है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको एंगस्ट्रॉम में लिखा आता है, देखिए न्यूमेरिकल्स के दौरान तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही लेना है, और मीटर हमने कहा लंबा होता है। तो कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन ऐसा है कि अगर आपको एंगस्ट्रॉम में लेंथ दिया होता है तो आप उस नंबर को 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो रहेगा, नैनोमीटर वो रहेगा 10⁻9 मीटर, NM लिख दूँ मैं यहाँ पर, और ये पिकोमीटर, PM, सॉरी। ठीक है, तो और एक पिकोमीटर जो रहता है वो रहता है 10⁻12 मीटर में। तो ये कन्वर्जन आपको आएंगे केमिस्ट्री में, ये 3 आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको आगे के पूरे सिलेबस में, डी केमिस्ट्री की 2 बुक्स है हमारे पास, तो उन सब के अंदर जो हम लोगों को ज़्यादा यूज़ आएगा, मैं वही आपको भी बता दे रही हूँ, ताकि आप पूरे साल भर जो है वो इन सब चीज़ों के प्रति क्लियर हो जाओ कि क्या क्या कन्वर्जन है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आएगा तो 10⁻10 करके हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर में आएगा तो 10⁻12 करके हम उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, ऐसा ही भी एग्जाम्पल है, जैसे ये हाइड्रोजन एटम मैंने कहा। अब जैसे ये बहुत छोटा है तो इसका जो एक्चुअली एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस होता है, ये होता है 37 पिकोमीटर कहा जाता है इसके बारे में। ठीक है, दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर। अब मैंने कहा कि हम लोग इसको कैलकुलेशन के दौरान तो पिकोमीटर नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे 37 × 10⁻12 मीटर। तो ये एटॉमिक रेडियस जो है वो ऑटोमेटिकली मीटर में कन्वर्ट हो गया। बात पकड़ में आ गई? समझ आ गया इतना? तो ये है आपका लेंथ का मेजरमेंट। ठीक है, चलिए तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक आध और क्वांटिटी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बेटा अभी हम लोग एक और क्वांटिटी देख लेते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम जो है वो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ पे तो अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं कि चीज़ों को लेना, ओके, सॉल्यूशंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो बट ऑब्वियसली हम उसको वॉल्यूम लीटर्स वगैरह में ही मेजरमेंट करेंगे, तो इसके लिए ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना वॉल्यूम की बात करते हैं तो दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर टू होल्ड द लिक्विड, जो भी हम बात करते हैं। अब वॉल्यूम का, ठीक है, जो अगर हम कहें तो इसको अगर हम लोग हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने चैप्टर 9th में भी किया था, 10th में भी किया था मैथ के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम जो आता था, तो इसमें हम लोग जो हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट, वो हम लेते हैं क्यूब को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब आपको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो तो L क्यूब, पता है ना, याद है ना? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ये देखें तो वॉल्यूम जो रहेगा क्यूब का वो क्या रहेगा? L क्यूब। अब L क्या होता है बेटा? L होता है मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं वॉल्यूम की, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ नथिंग बट मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, बट मीटर क्यूब या तो लीटर, हम इसको लीटर में भी यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो मीटर क्यूब या लीटर जो होता है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ हो जाती है। हम एक्सपेरिमेंट्स के दौरान काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो इसके लिए हमें स्मॉल कन्वर्जन्स भी देखने होंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कन्वर्जन्स हैं। जैसे कि ज़्यादातर, ठीक है, SI यूनिट अगर हम बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ जनरली वी आर टेकिंग लीटर। ओके, ये यूज़ करते हैं हम लोग। तो बेसिकली 1 लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1000 मिलीलीटर, ये तो होता ही है ml, ठीक है, इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होगा, इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये भी होगा। तो ये कन्वर्जन्स आपको ध्यान देने हैं। ओके, अगर अब मैंने आपसे कहा कि मीटर क्यूब अपना यूनिट क्यूब के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो अगर इसको लेंगे तो क्या कन्वर्जन होगा, लीटर को लेके तो ये कन्वर्जन हो गया, इसको लेंगे तो क्या कन्वर्जन हो गया। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1000 लीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत कॉमन सी बात है, अब यहाँ पर, ठीक है, 1 लीटर इसका मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर, तो 3 जीरो इसके आगे, 3 जीरो इसके आगे, तो 6 जीरो मिलके बन गए, तो सेंटीमीटर क्यूब बन गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 3 तो जीरो आ ही जाएंगे, तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये लीटर के यहाँ से आ गया और ये 1 मीटर क्यूब के हिसाब से आ गया। ये कन्वर्जन्स ध्यान देने हैं हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, सम्स के ऊपर ज़्यादा आधारित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऐसा यूनिट अपन नहीं बोल सकते। आपने देखा अभी हमने इसको डिराइव किया है, ठीक है, हमने इसको डिराइव किया, तो वो सम के बेस पे देखना पड़ जाएगा कि कौन से यूनिट हम लोगों को इसके अंदर लेने पड़ जाएंगे, बाकी तो ये हमारे पास रहते ही हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो चेंजेस करने पड़ जाते हैं यूनिट के, और एक बहुत सारे बच्चे कन्वर्जन्स करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और सम आते हुए भी, फॉर्मूला आते हुए भी वो आंसर में मिस्टेक करे तो क्योंकि उनका कन्वर्जन सही नहीं होता है। तो बेटा ये कन्वर्जन्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इतना लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। जो अभी हम लोग थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल्स में कभी कुछ है जो स्टैंडर्ड बता दिया वो तो है ही, और उसके अलावा कुछ कन्वर्जन आता है तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे कि कैसे कन्वर्जन करना है। और मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीका लेके आई हूँ कन्वर्जन करने का, आइए देखते हैं। देखिए अब आपको है ना कुछ एब्रीविएशन याद करने हैं, बहुत सिंपल सा बता रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे आप फटाक से आवाज़ देते वैसा काम करना है। तो देखिए आपको पहले क्या याद करना है, बस 7 चीज़ें याद करनी है, MCD MDH K, MCD MDH K। देखो अभी MDH तो लर्न हो जाएगा, MDH मसाला, ठीक है, तो उसके नीचे आ गया K और उसके ऊपर आ गया MCD, ठीक है, क्लियर हो गया, लर्न हो जाएगा ना, इतना तो आसान है, MCD MDH K, MCD MDH K। ओके, अब दूसरी बात, ये यहाँ पर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, आप मल्टीप्लाई करेंगे। बात पकड़ में आ गई, ठीक है, बहुत आसान है। देखो अगर आप यूँ सोचो, ठीक है, थोड़ा सोचते हैं, हम लोग ना अभी नीचे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, हम अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। पहले हम लोग ना महीने के 5000 रुपये कमाते थे, ठीक है, अब हमने हमारी अच्छी स्किल्स कर ली, फिर हम लोग 10,000 पहुंचे, 15,000, 25,000, प्रमोशन हो रहा है, वी कुड से प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन होता है मतलब चीज़ें डबल होती है, मतलब बढ़ती जाती है, तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं है तो क्या होगा, डिमोशन भी तो होता है, ठीक है, डिमोशन होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी सैलरी कम होती जाएगी, ठीक है, हमारे फैसिलिटीज़ कम होते जाएंगे, मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड, घटता जा रहा है। क्लियर हो गया। देखो ये एक समझाने का तरीका था, आपको जिस तरीके से याद करना है आप याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है, बट इतना याद कीजिएगा कि नीचे से जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से आएंगे तो डिवाइड करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा एक और चीज़ पहले समझा दो, क्या तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये मैं इसको रब कर दूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये मीटर है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब बचपन से इतना तो पता ही हम लोगों को कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। मतलब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 100, 1000, ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें टेंस का फॉर्म मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपसे ये पूछा गया है कि 5 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। ओके,
5 किलोमीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? अरे बड़े आसान है, देखो 5 किलोमीटर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कि पहले तो 1 लिखेंगे, अब कितने जीरो होने चाहिए? तो देखो अभी हम लोग कहाँ पर हैं? किलो पे हैं, ठीक है। हमें जाना कहाँ पे? सेंटी पे है, तो सीधी बात है मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब कितने स्टेप्स ऊपर चलने? हर एक स्टेप इक्वल टू 10, हर एक स्टेप को 10 समझ के चलो। तो कितने स्टेप चलने हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्टेप चढ़ने हैं। इसका मतलब कि 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 लाख सेंटीमीटर। तो 5 किलोमीटर इज नथिंग बट 5 लाख सेंटीमीटर। है ना आसान? मजा आया? ओके, चलो एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि ऐसा है 25 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच डेकामीटर। चलो ओके, 25 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच डेकामीटर। ओके, अब आते हैं हम लोग 25, देखो मिलीमीटर है मतलब ये हुआ मिली, कहाँ जाना है? डेका मतलब नीचे, नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर हैं, कितने स्टेप नीचे जाना है? 1 2 3 4, ठीक है, डेका पे। इसका मतलब कि 10⁴ मतलब कि 4 जीरो हो गया, तो दैट मीन्स कि 0.0025 आंसर हमारा। सही लगा? समझ आया अच्छे से? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ये बोले यहाँ पर 12 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है कितने किलोमीटर में? ठीक है, कितने किलोमीटर में? अब देखिए 12 क्या है? सेंटीमीटर है, ये रहा सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे आना है मतलब क्या करना पड़ जाएगा? डिवाइड। चलो भाई डिवाइड कर लिया। चलो कितना नीचे आना है? 1 2 3 4 5, तो क्या कर लिया हमने? 5 जीरो लगा दिया। 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स 0.1234, ओके 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना आ गया हमारा किलो। क्लियर हो गया? या तो आप इसे भी लिख सकते हो 12 इंटू 10⁻², अब ये 1 2 3 4 5 है, ऊपर आएगा तो -5, ये भी तरीका लिखने का। जैसे यहाँ पर है तो 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 10⁻5। ओके, इसी ये हमने 8th में देखा था कि कैसे हम लोग पावर्स में लिख सकते हैं, हालांकि वो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, बट इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बताइए आसान है कि नहीं है? आपको सिर्फ लर्न क्या करना है? आपको सिर्फ इतना लर्न करना है MCD, MDH मसाला, फिर पीछे के लगा देना है। MDH मसाला वैसे भी किंग होता है ना, ठीक है, मसालों का राजा माना जाता है उसको, तो किंग के उसके हिसाब से आ गया, ठीक है। तो वो काका जी का नाम तो मुझे नहीं पता, MCD समझ चलते हैं, ठीक है। तो MCD काका ने MDH किंग मसाला निकाला, देखा, ठीक है। तो ये आपको लर्न कर लेना है। ऐसे तो बहुत कन्वर्जन्स आएंगे, आपके टेक्स्ट बुक में टेबल में दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं, कि इतने सारे लर्न करने की जरूरत है, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, ये कुछ आ सकते हैं, तो मैंने आपको उसका एक फॉर्मेट बता दिया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसको ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा करोगे तो गलती नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फॉर्मेलिटी है बट क्या बोलना पड़ता है, वरना आप लेक्चर में इतने मग्न हो जाते हैं ना कि ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते, तो इसके लिए हमको एंड में आपको बोलना पड़ता है कि लाइक कर लीजिए, लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिए, उनको भी हेल्प हो, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? ग्रो नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? मोटिवेट कैसे होंगे तो आपके लिए वीडियोज़ कैसे लाएंगे? तो मोटिवेट करना जैसे हम आपको करते हैं, आपका भी फर्ज बनता है हमको मोटिवेट करना। खैर, तो अब आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ विद द न्यू सेशन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन आपको क्या करना है मैं कहती हूँ, यस, ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।